Hello, my dear students, guys and my well wishers। आज मैं अपने YouTube चैनल ओनली बिंदु के माध्यम से आपके समक्ष रीनल फिजियोलॉजी के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बतलाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले रीनल फिजियोलॉजी के बारे में हमें बतलाना ये है कि रीनल फिजियोलॉजी नाम सुनते ही हमारे दिल में, हमारे जहन में किडनी की बात आ जाती है। तो रीनल फिजियोलॉजी में जनरली हम लोग पढ़ते हैं या जानते हैं कि नॉर्मल फंक्शन ऑफ किडनी का नॉर्मल फंक्शन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, उसका मुख्य काम क्या है और वो काम कितनी सक्रियता से करता है। लेकिन अगर किडनी अपनी काम को सक्रियता से न करे और उससे अगर डेविएट हो जाए, तो वैसी स्थिति में इस पढ़ाई को, इस सब्जेक्ट को हम रीनल पैथोलॉजी की श्रेणी में रखते हैं। तो आज हमने चर्चा का विषय बनाया है और एक सीरीज तैयार किया है जिसमें रीनल सीरीज के नाम से इसे जानेंगे। और आज का विषय हमारे पास रीनल फिजियोलॉजी ही रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका जो बेसिक जानकारी है, रीनल के बारे में जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बेसिक जानकारियों में सबसे पहले तो फंक्शन ऑफ किडनी का क्या फंक्शन है ये जानेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि हार्मोन और किडनी में क्या संबंध है। इसके अलावा इसी सीरीज में हम लोग जानेंगे कि किडनी का जो यूनिट होता है नेफ्रॉन अन्य सबस्टांसों के साथ इसका क्या संबंध रहता है, कैसे ये हैंडल करता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले इसके फंक्शन ऑफ किडनी के बारे में जानेंगे। किडनी का जो फंक्शन है, ये भी जानने के पहले भी हम थोड़ी सी बात करेंगे इसका जो हमारे बॉडी में एनाटॉमिकल पोजीशन है, इसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि किडनी का वजन 150 ग्राम होता है। एक किडनी का वजन 150 ग्राम होता है और हमारे शरीर में 2 किडनी मौजूद है। एक चीज़ और देखने को हमें मिलता है कि हमारे बॉडी में कुछ विसरा को छोड़ करके बाकी जितने भी हमारे उपयोगी है वो नेचर ने हमें डबल प्रदान किया है। उसमें से एक किडनी भी है। किडनी जो है वो हमारे बॉडी में 2 है और दोनों शरीर के पोस्टीरियर भाग में मिलता है, पोस्टीरियर भाग में मिलता है। एक किडनी दाहिने तरफ और दूसरे किडनी बाएं तरफ रहता है। दाएं तरफ का जो किडनी है, मतलब इस तरफ का जो किडनी आप देख रहे हैं, इस तरफ का जो किडनी है वो किडनी थोड़ा डाउनवर्ड्स है अपेक्षाकृत बाएं किडनी से। ऐसा इसलिए कि दाहिने किडनी के ऊपर में लीवर अवस्थित है और लीवर उसको पुश किए हुए रहता है, इसीलिए दाहिना किडनी जो है वो कुछ डाउनवर्ड्स है अपेक्षाकृत बाएं किडनी से। तो ये रहा हमारा एनाटॉमिकल पोजीशन हमारे किडनी का। तो अब हम चलते हैं अपने मुख्य बिंदु फंक्शन ऑफ किडनी पर। जैसा कि सबको पता है, इतना तक कि एक छोटे बच्चे को भी पता है, उनके पेरेंट्स ने उन्हें बताया है कि यूरिन का फॉर्मेशन जो है वो किडनी में होता है। ये जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर में बहुत प्रकार के मेटाबॉलिज्म की क्रियाएं होती हैं। उस मेटाबॉलिज्म में बहुत सारे हानिकारक जो अवयव हैं वो हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निकलता है। वैसे तो वेस्ट प्रोडक्ट की क्वालिटी, बहुत सारा क्वालिटी होता है, उसका बहुत सारा स्टेट होता है। जैसे कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो गैसियस फॉर्म में होता है, कुछ जो प्रोडक्ट है वो वाटर इनसॉल्युबल में होता है और कुछ जो है वो वाटर सॉल्युबल में होता है। जैसा कि हम लोग ये भी जानते हैं कि जो गैसियस फॉर्म में वेस्ट प्रोडक्ट है वो लंग्स के माध्यम से श्वसन क्रिया के दौरान वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। जो इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है, वैसा प्रोडक्ट जो इनसॉल्युबल ऑफ वाटर है वो जो है हमारे शरीर से फेसेस के माध्यम से, मल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। और जो वाटर सोल्यूबल है वो किडनी के द्वारा बनाए गए यूरिन में वो सोल्यूबल होकर के
बॉडी से एलिमिनेट कर जाता है, बॉडी से बाहर निकल जाता है। अगर ये देखा जाए कि अगर वो बॉडी से हमारा अगर बाहर नहीं निकलेगा तो कहीं ना कहीं तो नुकसान करेगा ही। इसके अलावा वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बहुत सारे ड्रग्स भी आते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हमने कोई ड्रग्स लिया जो वाटर सोल्यूबल है, जैसे एस्प्रिन ही है और वाटर सोल्यूबल है। अगर हम ड्रग्स लिया, वो बॉडी से उसको एलिमिनेट भी करना है, अगर नहीं करेगा तो क्या होगा, हमारा शरीर जो है ड्रग्स से भर जाएगा। वैसी स्थिति में इसको एलिमिनेट करना भी जरूरी है। तो ये अगर वाटर सोल्यूबल अगर है तो ये यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर जाएगा। कुछ हार्मोन्स भी हैं जो लगातार प्रोडक्शन जो है उसका देते रहते हैं बॉडी में। जैसे इंसुलिन को ही ले लीजिए, जब हम खाना खाने जाते हैं तो ग्लूकोज के मेटाबॉलिज्म के दौरान में इंसुलिन का सिक्रीशन होता है। अगर ये सिक्रीट कर करके बॉडी में ही रह जाएंगे तो वो ठीक नहीं है, उसको एलिमिनेट करना भी जरूरी है। तो इसको एलिमिनेट जो अगर वाटर सोल्यूबल अगर है तो ये हमारे यूरिन के माध्यम से ये एलिमिनेट कर जाते हैं। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि किडनी का एक रोल जो है ये एक्सक्रीटरी फॉर्म में भी होता है। तो इसका एक फॉर्म हुआ एक्सक्रीटरी फॉर्म। तो यहाँ हमको ये देखना है कि आखिर कौन सा ऐसा पदार्थ है मुख्य रूप से जो हमारे बॉडी से यूरिन के माध्यम से पास होता है। जैसे सपोज कीजिए कि हम खाना खाए, खाना खाने के बाद उसमें मेटाबॉलिज्म की क्रिया होती है। मेटाबॉलिज्म की क्रिया के दौरान में हमारे बॉडी से क्रिएटिनिन निकलता है, यूरिया निकलता है। ये कहाँ जाता है? इसको तो बॉडी में रहना उचित नहीं है, क्योंकि क्रिएटिनिन और यूरिया जो है वो टॉक्सिक सब्सटेंसेस है। तो इसको हम लोग ये चूँकि वाटर सोल्यूबल भी है, इसीलिए ये यूरिन के माध्यम से ये हमारे बॉडी से एलिमिनेट कर जाता है। अब देखिए यहाँ सबसे बड़ी पैमाना क्या है कि यूरिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये हम लोग जानते हैं। यूरिया का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म से, प्रोटीन के ब्रेकडाउन से यूरिया का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए हमने ये चीज़ देखा कि जो मुख्य रूप से जो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिया और क्रिएटिनिन है। ये अगर हमारे पास कोई मरीज है, ये रीनल फेल्योर में जा रहा है, तो हमारे पास उसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहला जो हथियार है, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड जो है, वो है यूरिया और क्रिएटिनिन। हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे दोस्त या उनका मानना है, बहुत सारे ऐसे मेजॉरिटी है जिसमें अगर कहा जाता है कि यूरिया अगर अपर लेवल में जा रहा है, बहुत हाई लेवल में जा रहा है, तो उनका किडनी खराब है। मगर हम लोग यहाँ मेजॉरिटी पर नहीं जाएंगे, क्योंकि मेजॉरिटी हमेशा सही नहीं होता है, कभी कभी गलत भी हो जाता है। यूरिया का बढ़ना और क्रिएटिनिन के बढ़ने में दोनों में अंतर है। क्रिएटिनिन नॉर्मली जो है वो बॉडी में कब जाएगा, कब जमा रहेगा। क्रिएटिनिन जो है वो पास करने का एकमात्र साधन किडनी है, और किडनी में GFR अगर जितना अधिक होगा, क्रिएटिनिन का एलिमिनेशन उतना ही ज़्यादा होगा। और जब किडनी खराब होगा तो GFR उसका कमेगा, और जब GFR उसका कमेगा तो क्रिएटिनिन का लेवल बॉडी में बढ़ेगा। लेकिन यूरिया के साथ में ऐसी बात नहीं है। यूरिया जो है, बहुत सारे ऐसे डिजीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें यूरिया का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। जैसे अगर कोई सीवियर डिहाइड्रेशन में हो, अगर वो पोलीयूरिया में हो, या अगर वो प्रोटीन का डाइट उसका अगर हाई हो, तो वैसी स्थिति में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है। तो जब अगर यूरिया बहुत बढ़ा हुआ रहे और क्रिएटिनिन का लेवल अगर नॉर्मल रहे, तो उसे हम रीनल फेल्योर की श्रेणी में इतनी आसानी से नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों बढ़ा रहे, यूरिया और क्रिएटिनिन दोनों का अगर लेवल बढ़ा हुआ रहे, तो ये डेफिनेट हम मान लेंगे कि वो पेशेंट जो है वो रीनल फेल्योर में चला गया है। क्योंकि हम जैसे अभी पहले भी आपको बता चुके हैं कि जो क्रिएटिनिन है, क्रिएटिनिन का जो एक्सक्रीशन है, एलिमिनेशन है, वो GFR पर डिपेंड करता है, और उसके बहुत सारे कारण उसका हो सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग रीनल पैथोलॉजी में। इस प्रकार से हमने देखा कि किडनी का एक फंक्शन
एक्सक्रीटरी फंक्शन भी है। इसके अलावा और भी इसका फंक्शन है, वो है रेगुलेटरी फंक्शन। इस प्रकार हमने देखा कि किडनी का एक फंक्शन जो है एक्सक्रीटरी है। दूसरे फंक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे तो ये रेगुलेटरी फंक्शन भी है। जैसे हमारे शरीर से कितना सोडियम रखना है, कितना पोटेशियम रखना है, कितना क्लोराइड रखना है, इसकी भी जो तय है ये बॉडी के हिसाब से ये किडनी की ही जिम्मेवारी है। किडनी इसका रेगुलेटरी फंक्शन में आता है। किडनी का यही रेगुलेटरी फंक्शन भी है कि ये कितना इलेक्ट्रोलाइट्स को रखे, कितना प्रोडक्ट को, ग्लूकोज को कितना रखे, कितना, मतलब ये रेगुलेशन करने का कि बॉडी में कितना किसको रखना है, ये काम जो है वो किडनी का ही है। तीसरा और इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये भी है कि ये इंडोक्राइन फंक्शन भी इसका है। इंडोक्राइन फंक्शन का मतलब हुआ जैसे ये हेमोपोएटिन नामक हार्मोन भी सिक्रीट करता है। जब हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम जाएगा तो ये इरेथ्रोपोएटिन नामक हार्मोन का सिक्रीट करता है। अब ऑक्सीजन का लेवल कम जाने का अर्थ ये है कि अगर आपके शरीर में आरबीसी की संख्या कम होगी तो वैसी स्थिति में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कम होगा और ये किडनी से ही इसको सेंस कर लेता है कि ऑक्सीजन का लेवल कम है, इसका मतलब है कि आरबीसी की संख्या कम है। तो ये तुरंत जो है इरेथ्रोपोएटिन नामक जो हार्मोन है इसको सिक्रीट करा करके बोन मैरो में भेजता है और आरबीसी के प्रोडक्शन को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसका भी एक हार्मोन सिक्रीशन भी इसका फंक्शन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शन जो है जो हार्मोन सिक्रीशन से रिलेटेड है वो किडनी का है। इसके बाद इसका मेटाबॉलिक फंक्शन भी है। मेटाबॉलिक फंक्शन के तहत में ये आता है कि ये विटामिन डी जो है, ये विटामिन डी जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है इसको एक्टिव फॉर्म में विटामिन डी के रूप में ये टर्न अप करता है। और आपको पता होगा कि विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन में इसका अहम रोल है। अगर आपके पास विटामिन डी की कमी होगी तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी कम होगा। तो वैसी स्थिति में ये मेटाबॉलिक फंक्शन भी इसका आता है। अब विशेष जो है इसका जो क्या रिलेशनशिप है कार्डियक आउटपुट के साथ में, इसका क्या रिलेशनशिप है ब्लड वेसल्स, रीनल ब्लड वेसल्स के साथ में, क्या इसका जो वॉल्यूम के साथ क्या इसका संबंध है, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे अपने अगले एपिसोड में। कि किडनी का मुख्य जो रूप से इसका जो फंक्शन आता है वो एक्सक्रीटरी फंक्शन इसका है, रेगुलेटरी फंक्शन भी इसका है। रेगुलेटरी का मेन सेंस हुआ ये पीएच को भी मेंटेन करता है, ये सोडियम को मेंटेन करता है, ये पोटेशियम को मेंटेन करता है, ये बाइकार्ब का मेंटेन करता है, ये क्लोराइड का मेंटेन करता है। इसके अलावा हमने देखा ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है जैसे इरेथ्रोपोएटिन और रेनिन। आपने रेनिन का भी नाम सुना होगा। रेनिन का भी प्रोडक्शन जो है वो किडनी के द्वारा ही किया जाता है। और अभी संक्षिप्त रूप में मैं बता देना चाहता हूँ कि रेनिन का जो फंक्शन है वो वेजो कंस्ट्रिक्शन, वेजो डायलेटेशन में इसका रोल आता है। और जब वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन में आएगा तो स्वाभाविक है कि ये कार्डियक से इसका संबंध रखेगा। तो इस प्रकार से ये ब्लड प्रेशर को भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो फिर अगले एपिसोड में फिर इसी सीरीज को जारी रखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल ओनली बिंदु। और इसे अगर अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे मनोबल को बढ़ाइए। धन्यवाद।